Hello everyone, we are continuing with the topic of amalgamation of companies for CA Intermediate. बच्चों पिछले सेशन में आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क में दिया था which was somewhat similar to क्वेश्चन नंबर 15. Although यहाँ पे कुछ माइनर से चेंजेस थे क्वेश्चन के रिगार्डिंग, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे आंसर डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद कुछ फर्दर क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे एमालगमेशन ऑफ कंपनीज के. तो आइए बच्चों, निकालिए अपनी कॉपीज एंड बुक्स. क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, जरा पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा था. स्टार एंड मून had been carrying on business independently. They agreed to amalgamate and form a new company, that is Neptune Limited, with an authorized capital of rupees 2 lakh divided into 40,000 equity shares of rupees 5 each. आगे लिखा है on 31 December 2012 the respective summarized balance sheet of Star and Moon were as follows. Fixed asset, current asset given है, current liability and capital का amount दे रखा है. उसके अलावा रिवैल्यूएशन के फिगर्स गिवन है फॉर फिक्स्ड एसेट एज वेल एज द करंट एसेट्स. ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल इंक्लूड 21675 owed by Star to Moon. So it is a point of intercompany owings. 21675 का intercompany owings है. Purchase consideration is satisfied by the issue of the following shares and debentures. तो shares and debentures के थ्रू purchase consideration का पेमेंट किया जाएगा. पहला पॉइंट क्या लिखा है, 30,000 इक्विटी शेयर्स कुल मिलाकर इशू करे जाएंगे. नेपच्यून लिमिटेड इशू करेगा किसको, स्टार को और मून को, इन द प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव बिजनेस बेस्ड ऑन एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years. बच्चों यहां पे डिफरेंस था. क्वेश्चन नंबर 15 में जब हमने यहां पे इशू करे थे शेयर्स, तो वो टोटल प्रॉफिट के रेशो में इशू करे थे. अगर आप देखेंगे 15 क्वेश्चन का लैंग्वेज, तो उसमें क्या लिखा था, देखो आप, इट वॉज इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन द प्रीसीडिंग 2 years. जो पिछले 2 साल के प्रॉफिट हैं उसके प्रपोर्शन में शेयर्स का इशू किया गया था क्वेश्चन 15 में. बट क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, जो पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स हैं उनका एवरेज निकाला जाएगा और जो एवरेज प्रॉफिट आएंगे उसके प्रपोर्शन में यहाँ पे शेयर्स को इशू करा जाएगा. तो ये एक डिफरेंस था. सेकेंड डिफरेंस क्या था, वहां पे हमने इक्विटी शेयर्स 15 क्वेश्चन में इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर इशू करे थे फॉर पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन. बट 14 क्वेश्चन में यहाँ पे इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स को इशू करा जाएगा फॉर द पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन. ऑल्दो डिबेंचर इशू करने का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सेम है. पहले आपको नेट एसेट निकालना पड़ेगा, फिर नेट एसेट के ऊपर 8% का रिटर्न निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप इशू कर पाएंगे. ठीक है. लास्ट में यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना था, अज्यूमिंग दैट अमेलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अपन समझते हैं इक्विटी शेयर का इशू कैसे निकालेंगे. तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा कि हम यहाँ पे प्रॉफिट्स को टोटल करके डिवाइड करेंगे 3 से. ठीक है, प्रॉफिट्स को टोटल करके डिवाइड किससे करना है, 3 से. तो स्टार के लिए भी सभी प्रॉफिट्स को ऐड करना है, डिवाइड करेंगे 3 से. मून के लिए भी सारे प्रॉफिट्स को ऐड करके डिवाइड करेंगे 3 से. तो हमारे पास में निकल कर आ जाएंगे एवरेज प्रॉफिट. जरा आप चेक करें कि एवरेज प्रॉफिट का अमाउंट क्या आएगा. स्टार के लिए एवरेज प्रॉफिट आएंगे 137,500. मून के लिए एवरेज प्रॉफिट आएंगे 162,500. 137,500 एंड 162,500. फिर हम इसका बना देंगे रेशियो, यानी 1,37,500 इज टू 1,62,500 और फिर इसके प्रपोर्शन में 30,000 शेयर्स को इशू करा जाएगा. तो यहाँ पे जो प्रपोर्शन आया वो कितना आया, देखिए प्रपोर्शन आया 13750 शेयर्स. फॉर हुम 13750 शेयर्स तो आ जाएंगे स्टार के लिए और 16250 शेयर्स आएंगे मून के लिए. स्टार के शेयर्स आएंगे 13750, मून के शेयर्स आएंगे 16250. और अगर इसको अमाउंट के फॉर्म में निकाला जाए तो हम एक शेयर इशू करने वाले हैं ऑफ हाउ मच रुपीज ईच. देखिए यहाँ पे जो शेयर्स इशू होंगे वो 5 रुपीज ईच पे इशू होंगे. क्वेश्चन में ऊपर लिखा है कि जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो कुल मिलाकर 40,000 इक्विटी शेयर्स की है और 5 रुपीज ईच पे इशू करे जाएंगे. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कंसिडरेशन का अमाउंट आ जाएगा फॉर इक्विटी शेयर्स. यानी पीसी में जो इक्विटी शेयर्स का अमाउंट है वो स्टार कंपनी के लिए कितना है, 68750 और मून के लिए कितना है
81250। आप चेक करें कि आप सबका जो पहला स्टेप है वो करेक्ट हुआ या नहीं हुआ। परचेज कंसिडरेशन अमाउंट फॉर स्टार इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स इज 68750 एंड फॉर मून इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स इज 81250। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। चेक इट आउट इफ इट इज करेक्ट और नॉट। चेक कर लिया सभी ने? आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट हमारा चैलेंज था कि हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने और कितने अमाउंट पे डिबेंचर को इशू कराए वो निकालना है। उसके लिए हमें यहाँ पे निकालने पड़ेंगे पहले नेट असेट्स स्टार एंड मून के इंडिविजुअली। जहां तक नेट असेट का सवाल है, हम यहाँ पे लेंगे वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, वैल्यू ऑफ करंट असेट्स एंड वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटीज। तो फिक्स असेट को ऐड करा, करंट असेट को ऐड करा, करंट लाइबिलिटी को माइनस करा, तो नेट असेट का वैल्यू निकल कर आया 206250 एंड 183750। 206250 एंड 183750 फॉर स्टार एंड मून इंडिविजुअली। ये नेट असेट्स का वैल्यू है 206250 183750। ठीक है, उसके बाद हम इस पे निकालेंगे 8% का रिटर्न। तो 8% का रिटर्न आएगा स्टार के लिए 16,500 एंड मून के लिए 14,700। और इतने अमाउंट का रिटर्न हम डायरेक्टली डिबेंचर से अर्न करना चाहते हैं। तो डिबेंचर्स पे डायरेक्ट अर्निंग कौन से फॉर्म में होता है? इंटरेस्ट के फॉर्म में होता है। और यहाँ पे डिबेंचर्स पे 15% का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 15% का जो इंटरेस्ट का अमाउंट है इट शुड बी इक्वल टू 16,500 फॉर केस ऑफ स्टार एंड इट शुड बी इक्वल टू 14,700 इन केस ऑफ मून। तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट निकल कर आ जाएगा डिबेंचर्स का। अब देखिए, डिबेंचर्स का अमाउंट स्टार के लिए आ गया 1,10,000 और मून के लिए आ गया 98,000। 1,10,000, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। टोटल अमाउंट है, ठीक है ना, डिबेंचर्स का नंबर नहीं है, अमाउंट के फॉर्म में रुपीज 1,10,000। यानी कि अगर रुपीज 1,10,000 के डिबेंचर इशू कर देंगे स्टार को, तो 1,10,000 पे 15% इनकम जो आएगा दैट शुड बी 16,500। और मून को अगर 98,000 के डिबेंचर इशू कर देंगे तो उसको 15% की इंटरेस्ट इनकम कितनी मिल जाएगी? 14,700। तो हमारे पास यहाँ पे शेयर्स का अमाउंट भी आ चुका है। शेयर्स का अमाउंट था 68750 फॉर स्टार और डिबेंचर का अमाउंट है 1,10,000। इन दोनों को जोड़ेंगे तो स्टार के लिए निकल कर आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन। और ऐसे ही मून के लिए भी अपन क्या निकाल पाएंगे? परचेज कंसिडरेशन। तो देख लीजिए कितना कितना आया। स्टार के लिए परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है 1,78,750, 1,78,750। और जो मून का परचेज कंसिडरेशन है वो है 1,79,250। यहां तक के पॉइंट चेक करें सारे के सारे बच्चे। परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट 1,78,750 फॉर स्टार एंड 1,79,250 फॉर मून। ये टोटल परचेज कंसिडरेशन आ चुका है। इज इट क्लियर? चलिए, इसके बाद हमें फ्रेम करना था बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट फ्रेम करने के लिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है एंट्री नंबर 2 में। एंट्री नंबर 2 होता है बिजनेस को टेक ओवर करने का, और परचेज के मेथड में एंट्री नंबर 2 के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं या तो फिर गुडविल या निकालते हैं कैपिटल रिजर्व। अब बच्चों इस क्वेश्चन की बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो क्या है? अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें जो हमने क्लास में सॉल्व किया था, तो वहां पे P एंड Q दोनों के लिए गुडविल निकल के आया था। आपको याद होगा मैंने आपको वर्किंग करके दिखाया था। यहाँ पे गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए हम परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट को कंपेयर करते हैं नेट असेट्स की वैल्यू से। ठीक है, आपको नोट्स में लिखवाया था मैंने। अगर नेट असेट की वैल्यू ज्यादा हो और पीसी का वैल्यू कम हो, इसका मतलब कैपिटल रिजर्व आएगा। और अगर नेट असेट का वैल्यू कम हो और पीसी का वैल्यू ज्यादा हो, इसका मतलब गुडविल निकल के आएगा। ठीक है, और इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन करना है कि यहाँ पे गुडविल आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा। तो आइए जरा हम चेक करें कि इस क्वेश्चन में गुडविल आना है या फिर कैपिटल रिजर्व आना है। तो बच्चों रूल्स फिर से वही अप्लाई करने हैं, हमें नेट असेट्स को कंपेयर करना है परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट से। जरा देखें फिर से,
amount of net assets for star is 206250 and amount of net asset for moon is 183750। और अगर आप इसको पीसी के अमाउंट से कंपेयर करेंगे तो दोनों ही केसेस में पीसी का अमाउंट कम है। पीसी का अमाउंट है 178750 एंड पीसी का अमाउंट है 179250। यानी अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो दोनों स्टार एंड मून के लिए पीसी का अमाउंट है कम और नेट असेट का अमाउंट है ज्यादा। यानी कि आप समझिए, जिस बिजनेस को नेपच्यून लिमिटेड ने अक्वायर करा, स्टार और मून के बिजनेस को अक्वायर करा, तो स्टार और मून के बिजनेस की नेट असेट की वैल्यू ज्यादा है बट उसने पीसी का पेमेंट कम करा। इसका मतलब यहां पे क्या निकल कर आना है, कैपिटल रिजर्व। और यही यहां पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप देखिए, हम अगर क्वेश्चन 15 की बात करेंगे, 15 क्वेश्चन में दोनों कंपनीज के रिस्पेक्ट में गुडविल निकल कर आया था, बट यहां पे दोनों कंपनीज के रिस्पेक्ट में निकल कर आने वाला है कैपिटल रिजर्व। व्हाई इज इट सो? बिकॉज द अमाउंट ऑफ नेट असेट्स इज हायर देन द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो एक बार कंपेयर करें, देखिए 178750, इसको मैं कंपेयर करूंगा विथ 206250, तो मेरे पास 27,500 का कैपिटल रिजर्व निकलेगा। स्टार कंपनी के लिए जो कैपिटल रिजर्व आएगा दैट विल बी 27,500। और जहां तक मून कंपनी का सवाल है, तो मून कंपनी में 183750, इसको हम कंपेयर करेंगे विथ 179250। तो यहां पे जो डिफरेंस आना है दैट इज अराउंड 4500। तो 27,500 एंड 4500 दोनों को ऐड करने पर जो कैपिटल रिजर्व निकल कर आएगा दैट विल बी 32,000। और ये कैपिटल रिजर्व हमें शो करना है इन द नोट्स ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। यानी कि पहली बात तो आप रिजर्व एंड सरप्लस का नोट शो करेंगे, उसमें कैपिटल रिजर्व मेंशन करेंगे और कैपिटल रिजर्व के आगे आप स्टार मार्क कर देंगे, ठीक है। और ये जो स्टार की कैलकुलेशन है आपको इस तरह से शो करनी होगी जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको शो करवाया था क्लास के दौरान। आपको याद होगा हमने वहां पे भी स्टार मार्क करके शो किया था। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ठीक इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन में भी शो करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व यूजिंग अ स्टार नोट, ठीक है। और स्टार नोट के अंदर आप वर्किंग करके शो करेंगे। यहाँ पे जो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आएगा दैट विल बी 32,000, ठीक है। रही बात बैलेंस शीट के बाकी आइटम्स की, तो वो आप चेक कर लीजिए, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। शेयर कैपिटल विल बी 1,50,000। ये हमने कैसे निकाला? हमने इक्विटी शेयर्स का अमाउंट ऐड कर दिया। 30,000 इक्विटी शेयर इशू करें 5 रुपीज ईच के एंड ऑल द शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो हमने वो चीज मेंशन कर दी है। कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैसे निकालना है आपको मैंने सिखाई दिया। 15% के यहाँ पे डिबेंचर इशू करे गए हैं, कितने डिबेंचर इशू करे उसका अमाउंट अपन ऐड कर लेंगे और वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में शो करा जाएगा, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज के अंदर यहाँ पे हमने शो कर दिया अदर करंट लाइबिलिटी एंड एसेट्स में आ जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। तो चेक कर लीजिए बैलेंस शीट को, जिससे हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाए और हम आगे के कुछ फर्दर क्वेश्चंस शुरू करें। $1,50,000 फॉर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस का 32,000, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का 2,08,000, करंट लाइबिलिटीज में 366,950। यहाँ पे आपको स्पेशली अदर करंट लाइबिलिटी मेंशन करने का जरूरत है ही नहीं, आप डायरेक्टली करंट लाइबिलिटी में 366,950 का अमाउंट लिख सकते हो, ठीक है। बट ध्यान रखना है कि जब करंट लाइबिलिटीज मेंशन करेंगे तो हमें इंटर कंपनी ओइंग्स का कैंसलेशन करना पड़ेगा एंड द इंटर कंपनी ओइंग्स वर हाउ मच? इंटर कंपनी ओइंग्स वर 21675। तो ये आपको माइनस करके शो करना पड़ेगा। इन द सेम वे जब करंट असेट शो करेंगे तो उस केस के अंदर भी आपको यहाँ पे अलग से अदर करंट असेट मेंशन करने का जरूरत नहीं है। आप करंट असेट में डायरेक्टली अमाउंट स्टेट कर सकते हो 206,950 आफ्टर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इंटर कंपनी ओइंग्स।
और इन दोनों के लिए आपको स्पेशली नोट क्रिएट करना पड़ेगा, नोट 4 एंड नोट 5। मैंने यहाँ पे वो नोट शो नहीं कराए, बट आपको वो नोट क्रिएट करना है। इनफैक्ट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए भी आपको शो करना पड़ेगा नोट अलग से। हालांकि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं, बिकॉज फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है। बट करंट असेट और करंट लायबिलिटी का नोट इग्नोर नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें हमें इंटर कंपनी ओइंग्स का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ जाएं बच्चों। नया क्वेश्चन शुरू करेंगे। टेक आउट क्वेश्चन नंबर 13 Following are the summarized balance sheets of A Limited and B Limited as on March 31, 2015. Equity shares rupees 10 each fully paid up, 7 lakh 20 and 3 lakh. We also have preference share capital rupees 100 each fully paid up, 1 lakh 50 and 1 lakh 70. Securities premium 1 lakh 50 and 13. Capital reserve only with A but not with B. जनरल रिजर्व, देन वी हैव एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। तो बच्चों ये वाला जो रिजर्व है एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इट इज अ स्टैट्यूटरी रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 13% डिबेंचर्स 100 ईच फुल्ली पेड। ट्रेड पेएबल्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। एसेट में है गुडविल। देखिए गुडविल आपको पहले से गिवन है एसेट्स में। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, इनकम टैक्स रिफंड क्लेम, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। ए लिमिटेड टेक ओवर्स बी लिमिटेड। ए ने बी को टेक ओवर कर लिया ऑन April 1, 2015 एंड डिस्चार्जेस द कंसिडरेशन फॉर द बिजनेस एज फॉलोज। issued 42,000 fully paid up equity shares of rupees 10 each at par to the equity shareholders of B Limited। आपको डायरेक्टली शेयर्स का नंबर दे रखा है, 42,000 इक्विटी शेयर इशू करें, 10 रुपीज पे इशू कर दिए हैं। यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना पैसा दिया ये गिवन है। issued fully paid 15% preference shares of rupees 100 each to discharge the preference shareholders of B Limited at a premium of 10%। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 10% के प्रीमियम पे पेमेंट कराए, यानी कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली अगेन अमाउंट दे रखा है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने कितना पेमेंट करा और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने कितना पेमेंट करा, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल है। सो वी कैन अप्लाई द नेट पेमेंट मेथड to find out what the amount of purchase consideration। आगे देखेंगे, it is agreed that the debentures of B Limited will be converted into equivalent number and amount of 13% debentures of A Limited। जितने भी B Limited के debentures हैं उसको आपको A के debenture में convert कर देना है। Statutory reserve of B Limited is to be maintained for 2 more years। और यहाँ पे कौन सा रिजर्व है? एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। इन दिस केस इज अ स्टैट्यूटरी रिजर्व, जिसको आपको अगले 2 साल तक और मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर ये अमेलगमेशन परचेज के नेचर का होगा तो हमें एक्स्ट्रा एंट्री नंबर 8 भी यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखेंगे। एक्सपेंस ऑफ अमेलगमेशन 15,000 है, जिसको बियर किसने कराए? ए लिमिटेड ने। हमें पीसी कैलकुलेट करना है और जर्नलाइज करना है इन ए लिमिटेड। ठीक है, ए के लिए प्रिपेयर करना है जर्नल और साथ में यहाँ पे कैलकुलेट करना है परचेज कंसिडरेशन। बैलेंस शीट के बारे में नहीं बोला, बट स्टिल हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, बिकॉज हमें प्रैक्टिस जो मेन करना है बैलेंस शीट का ही करना है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा होगा हम यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेंगे उस चीज के लिए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन को फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एंड द फर्स्ट पॉइंट इज calculation of purchase consideration। Calculation of purchase consideration। by
नेट पेमेंट मेथड, बाय नेट पेमेंट मेथड। तो पहले हम यहाँ पे मेंशन करेंगे पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। AS 14 के हिसाब से परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? वो पेमेंट जो हम करते हैं कंपनी के ओनर्स को। तो कंपनी के ओनर्स यहाँ पे कौन है? शेयर होल्डर्स। तो बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को पेमेंट करा जाएगा। पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड कौन से फॉर्म में होगा? इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में पेमेंट करा जाएगा। जरा देखें कितना कितना पेमेंट हो जाएगा। कुल मिलाकर इक्विटी शेयर इशू करने 42,000, हर शेयर 10 रुपीज का होगा। सो 42,000 इंटू 10, यानी क्लियर कट यहाँ पे पेमेंट का वैल्यू अवेलेबल है, दैट इज 4,20,000, ठीक है। उसके अलावा कुछ पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी करा गया था। सो पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड, और ये जो पेमेंट है वो प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में किया गया है। इन हाउ मच परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स? 15% प्रेफरेंस शेयर्स। सो इन 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड। अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो जो पेमेंट है वो एट प्रीमियम है, शेयर्स का इशू प्रीमियम पे नहीं है, पेमेंट प्रीमियम पे है। यानी कि वहां पे हमें पे करना है 1,70,000, हमें एक्चुअल में पे करना है 1,70,000। तो हम 1,70,000 में 10% का प्रीमियम जोड़कर पेमेंट करेंगे। सो 1,70,000 में 10% जोड़ेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 1,87,000, 1,87,000। इनको जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आ जाएगा, कितना आया? अब देखिए 4,20,000 प्लस 1,87,000, टोटल अमाउंट इज 6,07,000 रुपीज। परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आ गया 6,07,000 रुपीज। इज इट क्लियर? Which is done in the form of equity shares and in the form of preference shares of A Limited. पीसी का पॉइंट समझ में आ चुका है सारे बच्चों को? आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट हमारा पार्ट है टू क्रिएट द जर्नल। जर्नल बनाना है। चलिए जी बनाएंगे जर्नल। सो जर्नल ऑफ ए लिमिटेड। A Limited in this case is the purchasing company, or you can say A Limited is your transferee company. तो ट्रांसफरी कंपनी का हम बना रहे हैं जर्नल। एट मैक्सिमम हमें कितनी एंट्रीज बनानी होंगी? एट मैक्सिमम 8 एंट्रीज। और ऐसा बहुत रेयर होता है कि आपको सभी क्वेश्चंस में 8वां एंट्री बनानी पड़ जाए, ऐसा होगा ही नहीं, बहुत रेयर सिचुएशन होगा ये। तो जनरली 5-6 एंट्रीज में ही काम हो जाता है, इतना बड़ा क्वेश्चन आता ही नहीं है, बिकॉज बैलेंस शीट का बर्डन पहले से ही होता है। इस वजह से क्वेश्चन में एंट्रीज का बर्डन कम रखते हैं। और आपको मैंने एक बात बताई भी थी कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि एग्जाम के अंदर जर्नल आपसे पूछते ही नहीं है, डायरेक्टली बैलेंस शीट पूछ लेते हैं। और डायरेक्टली बैलेंस शीट कैसे बनती है वो हमने प्रैक्टिस करा, उसका मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, जिससे अपने आपके जो डाउट्स हैं वो समझ में आए कि हम जर्नल के बिना भी किस तरह से डायरेक्टली बैलेंस शीट बना सकते हैं। जो मेन प्रॉब्लम है बस वो गुडविल कैपिटल रिजर्व का होता है, जिसको आप इजीली मैनेज कर सकते हो।
तो ये मैंने जर्नल के लिए प्रॉपर स्पेस क्रिएट कर दिया है। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहला एंट्री, आइए क्या क्या टेक ओवर किया गया है। वैसे तो स्पेसिफिकली कुछ लिखा नहीं, तो हम क्या मानेंगे कि परचेजिंग कंपनी ने सारे के सारे एसेट्स और सभी तरह की लायबिलिटीज टेक ओवर करी है। देखिए, अमेलगमेशन आप मर्जर के नेचर का नहीं मान सकते, अमेलगमेशन आपको परचेज के नेचर का ही मानना पड़ेगा। बिकॉज जब भी मर्जर के नेचर का होगा तो स्पेसिफिक कंडीशंस या तो मेंशन्ड होंगी या क्लियरली मेंशन करा जाएगा क्वेश्चन में कि अमेलगमेशन परचेज के नेचर का है या मर्जर के नेचर का है। अगर मर्जर की नेचर का मेंशन नहीं करा तो आपको डेफिनेटली परचेज नेचर का ही मानना पड़ेगा। डिफरेंस क्या होगा? मर्जर के नेचर में आपको मालूम है एसेट, लायबिलिटी एंड रिजर्व्स टेक ओवर करने पड़ेंगे, बुक वैल्यूज पे टेक ओवर करने पड़ेंगे और सारे के सारे एसेट, लायबिलिटी, रिजर्व टेक ओवर होंगे। बट परचेज के नेचर में हम ओनली एसेट, लायबिलिटी को टेक ओवर करते हैं। जरूरी नहीं है कि बुक वैल्यूज पे हो, मार्केट वैल्यू पे भी हो सकता है, और रिजर्व्स को टेक ओवर नहीं किया जाता। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको किसी भी तरह के एसेट की मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है, यानी कि जो आपको टेक ओवर करना है वो बुक वैल्यूज पे ही करना है। तो कौन कौन से एसेट हैं? सबसे पहले मेरे पास में है प्लांट एंड मशीनरी। आप बोलेंगे सर गुडविल भी है, बट मैं गुडविल को पहले नहीं लिखूंगा, बिकॉज हो सकता है कि गुडविल का अमाउंट फिर से निकल कर आ जाए एंट्रीज के अंदर। आपको मालूम है ना, परचेज के मेथड में गुडविल भी निकल के आ जाता है। तो मैं गुडविल को यहाँ पे पहले नहीं लिखूंगा, पहले लिखूंगा प्लांट एंड मशीनरी को। ठीक है, बट उससे पहले हम पहला एंट्री बना दें अपना बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। एंट्री नंबर ए जो हमारा पहले बनता है कंसिडरेशन ड्यू करने का, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड। In the narration we are writing purchase consideration due, purchase consideration due। तो बच्चों कितना कंसिडरेशन ड्यू करा हमने? टोटल अमाउंट वाज 6,07,000। 6,07,000 का कंसिडरेशन ड्यू हो चुका है। एंट्री नंबर बी, हमने एसेट्स को टेक ओवर करा और लायबिलिटीज को टेक ओवर करा। सबसे पहले मैंने मेंशन कर दिया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। आप ध्यान दें, मैंने यहाँ पे गुडविल को डेबिट नहीं करा, बिकॉज गुडविल हो सकता है कि निकल के आ जाए फिर से। सो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,70,000। किसी भी एसेट का आपको मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है। फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट डेबिट 95,000। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट 95,000। इसके बाद गिवन है इन्वेंट्री 1,75,000। सो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 1,75,000। इसके अलावा यहां पे है ट्रेड रिसीवेबल्स 30,000। तो ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट 30,000। अपार्ट फ्रॉम दिस you have income tax refund claim 6,000। income tax refund claim account debit इसके अलावा हमारे पास है कैश एट बैंक, सो बैंक अकाउंट डेबिट 50,000। ये सारे हमारे पास में एसेट्स हैं। अभी मैंने गुडविल को स्किप कर दिया और मैं यहाँ पे एक लाइन छोड़ देता हूं, जिससे मुझे मालूम चले कि अगर गुडविल आएगा तो अपन गुडविल को डेबिट करेंगे और कैपिटल रिजर्व आएगा तो हम कैपिटल रिजर्व को डेबिट कर देंगे। 2,
आइए ज़रा, अब कौन कौन से हमारे पास में यहाँ पे लाइबिलिटीज़ हैं। तो लाइबिलिटीज़ के लिए सबसे पहला दिख रहा है मुझे 13% डिबेंचर, क्योंकि उससे पहले के जो आइटम्स हैं वो ओनली रिजर्व्स एंड सरप्लस के आइटम हैं। सबसे पहला लाइबिलिटी है 13% डिबेंचर्स वर्थ ₹50,000 टू 13% डिबेंचर्स। और जहां तक सवाल है, यहाँ पे भी आपको डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, बिकॉज डिबेंचर्स को हमें इक्विवेलेंट अमाउंट पे करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था नीचे कि डिबेंचर्स का कन्वर्शन इक्विवेलेंट नंबर एंड इक्विवेलेंट अमाउंट पे करा जाएगा, सेम अमाउंट सेम नंबर। तो यानी कि कितना पे करना है, 50,000 ही पे करना है। ट्रेड पेबल्स के लिए है टू ट्रेड पेबल्स that is 35,000 एंड लास्ट में है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 10,000 टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 10,000। ठीक है बच्चों, अब ये तो हो गए हमारे नेट असेट्स। देखिए मैंने यहाँ पे सारे के सारे असेट डेबिट करे और लाइबिलिटीज को मैंने क्रेडिट करा, मैं इसी को क्या बोलता हूँ, नेट असेट। एक बार इनकी वैल्यू निकालते हैं। 2,70,000 प्लस 95,000 प्लस 1,75,000 प्लस 30,000 प्लस 6,000 प्लस 50,000, ये आपके टोटल एसेट्स हैं। इनको हम माइनस कर देते हैं लाइबिलिटीज की वैल्यू से। तो लाइबिलिटी का वैल्यू 50,000, 35,000 एंड 10,000। हमारे नेट असेट्स का वैल्यू आ गया 5,31,000। नेट असेट्स का वैल्यू आया 5,31,000। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन? तो मैं यहां पे लिखूंगा टू बिजनेस परचेज अकाउंट, टू बिजनेस परचेज अकाउंट। द वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन इज 6,07,000। आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है? परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है 6,07,000 और जो हमारा नेट असेट्स का अमाउंट आया था दैट वाज 5,31,000। 5,31,000 के नेट असेट्स के बदले 6,07,000 का पेमेंट किया जा रहा है। इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि यहाँ पे एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, सो दैट एक्स्ट्रा पेमेंट इज डेबिटेड टू द गुडविल अकाउंट। सो गुडविल अकाउंट डेबिट एज द बैलेंसिंग फिगर। कितना आएगा जी? डिफरेंस अमाउंट निकाल लीजिए। डिफरेंस अमाउंट आएगा 76,000। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में पहले से भी गुडविल अवेलेबल था। पहले से गुडविल कितना गिवन था? 60,000। देख रहे हैं आप, इस गुडविल को मैंने पहले नहीं लिखा था, क्योंकि अगर मैं गुडविल को पहले से लिख देता और डिफरेंस डेबिट में आता तो मुझे फिर से गुडविल का अकाउंट को डेबिट करना पड़ता, बड़ा ऑकवर्ड लगता वो। बट अगर आप देख सके, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो गुडविल का टोटल अमाउंट आ चुका है 76,000। इसमें से 60,000 का गुडविल तो पहले से था और 16,000 का एक्स्ट्रा गुडविल डिफरेंस की वजह से अराइज हो गया। यानी इन टोटल गुडविल का अमाउंट कितना निकल कर आ गया? 76,000 टेक ओवर करने की एंट्री में। बात समझ में आ रही है? हमने यहाँ पे सारे असेट्स जो भी टेक ओवर करे उसको डेबिट कर दिया, जो भी लाइबिलिटीज टेक ओवर करी उसको हमने क्रेडिट कर दिया। ऑल द क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं था कि कौन से असेट लिए हैं और कौन सा लाइबिलिटी लिया है। तो इंफॉर्मेशन की एब्सेंस में हमने ये मान लिया कि सारे के सारे एसेट ले लिए और सारी की सारी लाइबिलिटी ले ली। बट क्योंकि परचेज का नेचर है तो आपको यहाँ पे रिजर्व्स क्रेडिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ओनली लाइबिलिटीज को क्रेडिट करना है। और जो डिफरेंस है वो गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो डिफरेंस का अमाउंट आ गया 76,000, जिसको मैंने यहाँ पे कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया? गुडविल में ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बिजनेस टेकन ओवर, बिजनेस टेकन ओवर। ये एंट्री सब बच्चों को समझ में आ चुका है? सिंपल सा एंट्री था। तो एंट्री ए एंड एंट्री बी समझ में आ गया सारे बच्चों को? एंट्री ए एंड एंट्री बी, इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन?
Next, entry C. So entry C is for the payment of purchase consideration, and that payment is to be made to the liquidator. So liquidator of company was B Limited. Liquidator of B Limited debit to. Payment is made in the form of equity share capital. So to equity share capital account, और इक्विटी शेयर्स का इशू किया गया था एट पार. टोटल पेमेंट करना है 6,07,000. इसके बदले हमने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करा 4,20,000, और उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करा है 15% का. सो टू 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 15% preference share capital account. How much? 1,87,000. Consideration discharged. बड़ा ही आसान सा एंट्री. Consideration discharged. Next, entry number D is for the payment of debentures. यहाँ पे हमने एक लायबिलिटी का पेमेंट करा है. कंपनी बी लिमिटेड के डिबेंचर्स को खुद के डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे दोनों कंपनी के डिबेंचर्स 13% की रेट पर ही गिवन है. ठीक है ना. 13% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड, 50,000 का अमाउंट गिवन था. आइए कैसे एंट्री बनाएंगे. ये एंट्री हमने पहले भी बनाया हुआ है इस तरह का. 13% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. बट ये जो डिबेंचर डेबिट कर रहे हैं वो कौन सी कंपनी के हैं? दीज आर ऑफ बी लिमिटेड. तो बी लिमिटेड के 13% डिबेंचर्स के बदले हम ए लिमिटेड के 13% डिबेंचर इशू कर रहे हैं. सो 13% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट. हाउ मच? 50,000, क्योंकि हमें सेम नंबर एंड सेम अमाउंट के डिबेंचर्स को इशू करना था. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिबेंचर्स इशूड. डिबेंचर्स इशूड. क्लियर हो गई बात? ठीक है. उसके बाद में एंट्री नंबर 5 किस चीज का आता है? इंटर कंपनी ओइंग्स का. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटर कंपनी ओइंग्स है ही नहीं. एंट्री नंबर 6 आता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक. वो भी यहाँ पे नहीं है. अच्छी बात है. एंट्री नंबर 7 किसका आता है? एक्सपेंसेस के पेमेंट का, और यहाँ पे एक्सपेंस का पेमेंट है 15,000. और अगर आपको याद हो तो जो एक्सपेंस का पेमेंट है इट डिपेंड्स कि एंट्री नंबर 2 में क्या आया था. अगर एंट्री नंबर 2 में गुडविल आया था तो हम गुडविल को डेबिट करेंगे. अगर एंट्री नंबर 2 में कैपिटल रिजर्व आया था तो हम कैपिटल रिजर्व को डेबिट करेंगे. इस चीज के लिए मैं आपको फिर से एक बार हमारे नोट्स रेफर करा देता हूं. देखिए जरा, हमने नोट्स में लिखा था फॉर एंट्री नंबर 7 पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट. अगर एंट्री नंबर 2 में गुडविल आया है तो गुडविल डेबिट होगा. अगर एंट्री नंबर 2 में कैपिटल रिजर्व आया है तो कैपिटल रिजर्व को डेबिट करना पड़ेगा. आप देख सकते हैं यहाँ पे गुडविल आया था तो डेफिनेटली मुझे गुडविल को ही डेबिट करना होगा. तो मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा गुडविल अकाउंट डेबिट. गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. It is for the payment of liquidation expenses. So expenses paid. और ये एक्सपेंस का पेमेंट कितने अमाउंट का है? 15,000 का. एंड सिंस इट इज एन अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, तो हमें एक स्पेशल एंट्री यहाँ पे क्रिएट करना है. दैट इज व्हाट? अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट. अब आप समझ सकते हैं कि ये एंट्री क्रिएट करने का रीजन क्या है. अगर मर्जर का नेचर होता तो एंट्री नंबर 2 में लायबिलिटीज के साथ साथ अपन रिजर्व को भी क्रेडिट कर देते. अगर हम रिजर्व्स को क्रेडिट करते तो साथ में हम एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व को भी क्रेडिट कर देते. बट क्योंकि अमेलगमेशन परचेज के नेचर का है तो एंट्री नंबर 2 में रिजर्व्स को क्रेडिट नहीं करा जाएगा. तो स्पेशली जो हमारे स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हैं उसके लिए हमें एक एंट्री बनाना पड़ेगा अलग से, और वो एंट्री बनेगा अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स अकाउंट. अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स अकाउंट. मैं यहाँ पे लिखूंगा रिजर्व
मेंटेन्ड, रिजर्व मेंटेन्ड, कितना रिजर्व मेंटेन करना है हमें? एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व का वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है 20,000, तो 20,000 का एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व मेंटेन करना मैंडेटरी होगा, 20,000। ठीक है। amalgamation adjustment account debit to statutory reserves account 20,000, is it clear or not? कॉन्सेप्ट आया सबको समझ में? एनी डाउट? तो ये आपकी जर्नल की एंट्रीज प्रिपेयर हो चुकी हैं। वैसे अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन हो चुका है हमारे क्वेश्चन का, बिकॉज यहाँ पे जर्नल एंट्रीज एंड कंसिडरेशन ही मांगा गया था, बट हम लोग यहाँ पे एडिशनली बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे जिससे हमें और समझ में आए कॉन्सेप्ट्स, और जो हमारा फंडामेंटल है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो आइए बैलेंस शीट बनाएंगे साथ में। बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड। बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड। आप सबको इस चैप्टर के लिए जो बैलेंस शीट का प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा करना है, बिकॉज आप ये मान के चलें कि एग्जाम के क्वेश्चन में बैलेंस शीट तो आएगा ही आएगा, ये आपको पहले से मान के चलना है। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर and rupees. So first is equity and liabilities. इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग आएगा शेयर होल्डर फंड्स, एंड विद इन शेयर होल्डर फंड्स पहला हेडिंग आएगा शेयर कैपिटल। इसके लिए हमें डेफिनेटली नोट नंबर 1 प्रिपेयर करना पड़ेगा। नोट नंबर 2 आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, और इसके लिए हमें फिर से नोट नंबर 2 क्रिएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट नॉन करंट लायबिलिटीज, और इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो नॉन करंट लायबिलिटीज हैं दे आर फॉर द डिबेंचर्स। एक बार आप इंफॉर्मेशन देख लीजिए, जो नॉन करंट लायबिलिटीज हैं वो यहाँ पे डिबेंचर्स के लिए हैं। सो हेडिंग आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे नोट नंबर 3। उसके बाद में आएगा करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों करंट लायबिलिटीज के पॉइंट को, तो करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल्स है एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको शो कर सकते हैं क्योंकि ट्रेड पेएबल्स के अमाउंट में कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो इट इज बेटर कि अपन इसका नोट जो है वो अवॉइड कर देते हैं, बनाने की जरूरत ही नहीं है इसका नोट। ट्रेड पेएबल्स का अमाउंट डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं बिकॉज डायरेक्टली ट्रेड पेएबल्स गिवन है और इसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, कोई इंटर कंपनी ओइंग्स भी नहीं है, तो इसको अपन डायरेक्टली ऐड करके मेंशन कर देते हैं 1,15,000 प्लस 35,000। ट्रेड पेबल्स का अमाउंट है 1,15,000 प्लस 35,000। इसका मैंने नोट बनाने का पार्ट स्किप कर दिया और मेरे पास अमाउंट आ गया 1,50,000, 1,50,000। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को रिपोर्ट किस में करा जाएगा? अंडर द हेडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अंडर द हेडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिखा जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, क्योंकि डायरेक्टली मुझे शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नाम से गिवन नहीं है तो मुझे इसका नोट चाहिए होगा, दैट इज नोट नंबर 4। ठीक है, तो ये तो हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल आ जाएगा, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इतना पॉइंट तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं इसके एसेट्स के पार्ट पे। सो मेन हेडिंग इज एसेट्स,
In the heading of assets, we have non-current assets. Non-current assets में we will be having property, plant and equipment. Property, plant and equipment. And under the heading of property, plant, equipment, we have tangible assets. Tangible assets. Tangible asset में यहाँ पे क्या क्या आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, प्लांट एंड मशीनरी आएगा, फर्नीचर फिक्सचर आएगा. तो इसके लिए डेफिनेटली नोट नंबर 5 का नीड हो जाएगा हमें. टेंजिबल असेट के अलावा हमारे पास यहाँ पे इनटेंजिबल असेट्स भी हैं, बिकॉज आप एंट्री नंबर 2 में देख सकते हैं हमने इनटेंजिबल असेट कैलकुलेट किए थे. इनटेंजिबल असेट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गुडविल. इसके लिए हमने नोट नंबर 6 बना दिया. प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट के बाद में क्या आपके पास कोई और नॉन करंट एसेट है? नहीं है. उसके अलावा सारे के सारे करंट एसेट्स हैं. So second main heading in the asset side is the current assets. Current assets का हमने पहला पॉइंट लिखा इन्वेंट्री. इन्वेंट्री में आप देख सकते हैं कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं इन्वेंट्री का अमाउंट डायरेक्टली मेंशन करने वाला हूं. 2,15,000 प्लस 1,75,000. 2,15,000 प्लस 1,75,000. दैट इज 3,90,000. इसके नोट की हमें रिक्वायरमेंट है नहीं. इन्वेंट्री के बाद में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ट्रेड रिसीवेबल्स, और ये भी हमें डायरेक्टली गिवन है, तो हम इसका भी नोट जो है स्किप करने वाले हैं. ट्रेड रिसीवेबल्स देखिए जरा, 72,000 गिवन है एंड 30,000 गिवन है, तो 72,000 प्लस 30,000 डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा 1,02,000. इसके नोट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. देन हमारे पास में आएगा सी, विच इज योर इनकम टैक्स रिफंड क्लेम. नाउ इनकम टैक्स रिफंड क्लेम, इसके नाम से कोई स्पेसिफिक हेडिंग तो हो नहीं सकता, तो इनकम टैक्स रिफंड क्लेम को वी कैन ट्रांसफर इट टू द अदर करंट एसेट्स. इनकम टैक्स रिफंड क्लेम को हम ट्रांसफर कर सकते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ अदर करंट एसेट्स. एंड लास्ट में हम बना देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसके लिए प्रिपेयर करना होगा नोट नंबर 8, क्योंकि यहाँ पे बैंक बैलेंस में एडजस्टमेंट है. हमने कुछ पेमेंट करा एक्सपेंसेस का, वो एक्सपेंस का पेमेंट हमें एडजस्ट करना होगा. ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर तैयार हो गया फॉर इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड फॉर द एसेट्स. अब बारी आती है इसके नोट्स को शो करने की. आइए बनाते हैं इसके नोट्स. नोट नंबर 1 फॉर शेयर कैपिटल. ध्यान रखना कभी भी परचेज के मेथड में या मर्जर के मेथड में शेयर कैपिटल कंबाइन नहीं होता है. आपको कंपनीज का शेयर कैपिटल कंबाइन नहीं करना होता. शेयर कैपिटल ओनली एंड ओनली जो एग्जिस्टिंग कंपनी प्रिवेल करती है बाद में एमैल्गमेशन के बाद, उसी का आता है. और यहाँ पे एग्जिस्टिंग कंपनी ए प्रिवेल करेगा तो ओनली ए का शेयर कैपिटल आएगा, बी का नहीं आएगा. सो शेयर कैपिटल में आप देख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल भी है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है. तो मैं पहले यहाँ पे मेंशन करूंगा शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल, व्हाट आर द टोटल इक्विटी शेयर्स? 7,20,000 के अमाउंट की इक्विटी शेयर कैपिटल तो पहले से थी, और अभी हमने अमेलगमेशन की स्कीम में 4,20,000 की इक्विटी शेयर कैपिटल और इशू कर दी. तो टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 11,40,000 का. 11,40,000 का टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा. हर एक शेयर 10 रुपीज का है,
तो 11,40,000 को 10 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आएंगे 1,14,000। सो 1,14,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। जाहिर सी बात है कि हमने इसमें से कुछ शेयर्स इशू करे हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और उसका नंबर कितना है 42,000। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में मेंशन करूंगा आउट ऑफ विच 42,000 शेयर्स, out of which 42,000 shares have been issued for consideration other than cash। ठीक है, 42,000 शेयर्स जो हैं वो हमने इशू कर दिए फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल के अलावा हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो दो टाइप का है। पहला तो है 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो 1,50,000 का है, और दूसरा है 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो हमने डिस्चार्ज करने के लिए इशू करा है। किस चीज को? परचेज कंसिडरेशन को। तो मेरे पास यहाँ पे दो अलग अलग पैटर्न का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा। वन इज द 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो पहले से इशू करके रखा हुआ है ए लिमिटेड ने, साथ में बी ने भी कर रखा है, बट बी का काम का नहीं है, आपको तो ए का ही लिखना है। सो 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 रुपीज का एक शेयर है, अमाउंट है 1,50,000। सो 1,50,000 यहाँ पे लिखा जाएगा। एक शेयर का अमाउंट है 100, तो नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 1500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास में एक और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आया, दैट इज ओनली फॉर ए लिमिटेड। It is 15% preference share capital, 15% preference share capital, और इसका जो अमाउंट है दैट इज 1,87,000। आप परचेज कंसिडरेशन का जो वर्किंग है वो चेक कर सकते हैं। 1,87,000 कितने शेयर्स में डिवाइड होगा? जो ये नई कैटेगरी के प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं वो भी 100 रुपीज ईच के ही हैं। देखिए आप, 100 रुपीज ईच के हैं, तो 1,870 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 1,870 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, और मैं यहां ब्रैकेट में लिखूंगा दीज आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। These are issued for consideration other than cash। तो ये हमारा टोटल आ चुका है शेयर कैपिटल का 1,14,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,87,000। टोटल अमाउंट इज 4,51,000 फॉर शेयर कैपिटल। द टोटल अमाउंट इज 4,51,000। इसको मेंशन कर दें जरा हम। शेयर कैपिटल में टोटल अमाउंट 4,51,000। ऑलराइट, आगे बढ़ें। नोट नंबर 1 के बाद वी हैव टू प्रिपेयर नोट नंबर 2 विच इज फॉर योर रिजर्व्स एंड सरप्लस। नोट नंबर 2 बनाया जाएगा फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस। आइए प्रिपेयर करें नोट नंबर 2। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी जो रिजर्व्स हैं, क्योंकि मर्जर का मेथड नहीं है, परचेज का मेथड है, तो हमें कंपनी बी के जो रिजर्व्स हैं उनको कंबाइन नहीं करना, ओनली कंपनी ए के रिजर्व को लेके चलना होगा। तो कंपनी ए के रिजर्व्स कौन कौन से हैं देखिए जरा। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सबसे पहले है सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का आपको वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 1,50,000, 1,50,000। अपार्ट फ्रॉम दिस कैपिटल रिजर्व है 80,000 का, कैपिटल रिजर्व 80,000। इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, देखिए एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व जो था वो हमारी कंपनी के पास में नहीं था, इट वॉज विथ बी लिमिटेड।
और एमैल्गमेशन परचेज के नेचर में हुआ, इसलिए हमारे पास एक कंपल्शन हुआ कि हमें 2 साल तक उनका रिजर्व भी मेंटेन करना पड़ेगा। कौन सा रिजर्व? ओनली द स्टैट्यूटरी रिजर्व, दैट इज योर एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। तो वो यहाँ पे मेंटेन करा जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये रिजर्व हमारा नहीं है, ये रिजर्व हमारे पास दूसरी कंपनी से आया है जो मेंटेन करना है। एंट्री नंबर 8 आप चेक कर सकते हैं, वहां पे हमने इसका एंट्री बनाया था, दैट इज 20,000। बट इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान दीजिएगा। मैंने रिजर्व का अमाउंट लिखा तो है, बट इस रिजर्व के अमाउंट को मैं एडजस्ट करूंगा कौन से अकाउंट से? विथ एमैल्गमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी अल्टीमेटली रिजर्व एंड सरप्लस में तो इसका जो अमाउंट रिफ्लेक्ट होता है वो 0 रुपीज से ही होता है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमने एंट्री बनाया था, द एंट्री वाज एमैल्गमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो इसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हैं? बैलेंस शीट में रिजर्व के अमाउंट में से अपन माइनस करते हैं एमैल्गमेशन एडजस्टमेंट। जितने अमाउंट का रिजर्व बनाया उतने अमाउंट का ही माइनस कर दिया एमैल्गमेशन एडजस्टमेंट, तो अल्टीमेटली वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। यानी ये जो एंट्री है वो सिर्फ दिखावे के लिए बनाई गई है, एज सच उसका हमारी बैलेंस शीट के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं है। ऑल राइट। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स भी हैं, जिसमें पहला है जनरल रिजर्व। तो देखें जरा जनरल रिजर्व कितना दे रखा है हमें। जनरल रिजर्व इट इज 75,000। 75,000। जनरल रिजर्व के अलावा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी है, दैट इज 1 लाख। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या हमारे पास कोई और रिजर्व है? वर्कमैन का फंड हमारे पास नहीं है, वो दूसरी कंपनी के पास में है। इसका मतलब हमारी कंपनी के पास कोई और रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल नहीं है। ये फाइनल लिस्ट है हमारे रिजर्व एंड सरप्लस की। इन सबको जरा एड लेस करके आंसर निकाल दें। सो 1,50,000 प्लस 80,000 प्लस 75,000 प्लस 1 लाख, टोटल रिजर्व्स का वैल्यू आ जाएगा 4,05,000। टोटल रिजर्व्स का वैल्यू आएगा 4,05,000, जिसको हम बैलेंस शीट में स्टेट कर देते हैं हाथों हाथ। 4,05,000 नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अ वेरी इजी नोट, इसमें कुछ करना ही नहीं है ज्यादा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की कैटेगरी में हमारे पास 13% डिबेंचर्स हैं। 13% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। एक डिबेंचर 100 रुपीज का है एंड अमाउंट भी सेम है जो पुरानी कंपनी में था, दैट इज 50,000। एंड ऑल ऑफ दीज डिबेंचर्स हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। These are issued for कंसिडरेशन अदर देन कैश, बिकॉज अगर आप देखें तो जो कंपनी है ए लिमिटेड, उसके पास पहले से कोई डिबेंचर थे ही नहीं। तो जितने भी अभी डिबेंचर इशू करे हैं दे आर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश 50,000। तो डिबेंचर्स का अमाउंट भी हमारे पास आ चुका है, बैलेंस शीट में लिख देते हैं 50,000 फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लास्ट नोट है इक्विटी एंड लायबिलिटी का शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिखा जाए, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की कैटेगरी में हम यहाँ पे शो करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ध्यान रखें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक लायबिलिटी है ऑन एन एस्टिमेटेड बेसिस, दैट इज 15,000 प्लस 10,000 दैट इज 25,000। तो 25,000 का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आ चुका है, यहां पे लिख देते हैं 25,000। एडिंग अप ऑल ऑफ देम 4,51,000 प्लस 4,05,000 प्लस 50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 25,000, टोटल इज 10,81,000। 10,81,000
ये हमारा टोटल आ चुका है इक्विटी एंड लायबिलिटीज का। ठीक है जी। एसेट का भी सेम टोटल निकालना है आपको। तो नोट नंबर 5, दिस इज फॉर योर टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स चेक करें जरा। सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग, विच इज ओनली फॉर योर फर्स्ट कंपनी ए लिमिटेड। लैंड एंड बिल्डिंग 2,50,000। इसके अलावा है प्लांट एंड मशीनरी विच इज 3,25,000 प्लस 2,70,000। टोटल इज 5,95,000 फॉर प्लांट एंड मशीनरी। सो प्लांट एंड मशीनरी 5,95,000. Apart from this, we have furniture and fixtures, which is 57,000 plus 95,000, 1,52,000. Furniture and fixtures 1,52,000. तीनों को ऐड कर देते हैं। So 1,52,000 plus 5,95,000 plus 2,50,000. Total is 9,97,000. 9,97,000. तो असेट्स का बहुत ही सब्सटैंशियल पोर्शन जो है वो यहीं से आ चुका है। एक बार आप शेयर कैपिटल का अमाउंट चेक करें, हमने कुछ गलती करी है शायद शेयर कैपिटल के अमाउंट में, कैलकुलेशन में एरर किया हुआ है। 11,40,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,87,000। मुझे लगता है मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना भूल गया था शायद। टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज 14,77,000। 14,77,000 शेयर कैपिटल का टोटल अमाउंट है 14,77,000। एक बार करेक्शन करेंगे प्लीज। $14,77,000 और उसमें बाकी सारी वैल्यूज को ऐड करें जरा और नया बैलेंस निकालें। $21,07,000। ये गलती मुझे इसलिए समझ में आ गई क्योंकि फिक्स्ड असेट का काफी बड़ा अमाउंट आ रहा था, तो यहाँ पे आपका मैच ही नहीं करता बैलेंस शीट, तो डेफिनेटली कहने की गलती हमें दिख रहा था। 21,07,000 ये आपका टोटल है इक्विटी एंड लायबिलिटीज का। हाँ जी, असेट में हमारा टेंजिबल असेट हो चुका है। अब बात करते हैं इनटेंजिबल असेट्स की। इनटेंजिबल असेट्स, तो इनटेंजिबल असेट में यहाँ पे गुडविल ही आना है और तो कुछ है ही नहीं। गुडविल, और यहाँ पे गुडविल ना मल्टीपल जगह पर आया है। देखिए गुडविल पहले से पुरानी कंपनी के पास में भी है 2 लाख, जो ए लिमिटेड है उसके पास पहले से गुडविल है 2 लाख। न्यू कंपनी का गुडविल कितना आया, जरा जर्नल का एंट्री देखिएगा, जर्नल एंट्रीज देखिए। जर्नल एंट्रीज में जो गुडविल का अमाउंट है इन एंट्री नंबर 2 इट इज 76,000, और उसके अलावा एक जगह पर और गुडविल आया, देखिए ये रहा 15,000। तो 76,000 प्लस 15,000 प्लस पहले से कितना गुडविल है 2 लाख, तो टोटल गुडविल का अमाउंट कितना आ जाएगा? टोटल गुडविल का अमाउंट आएगा 2,91,000।
और ये हमने कैसे निकाला, 2 लाख का गुडविल ऑलरेडी था ए के पास में, 76,000 अक्वायर करने पर आया, उसके अलावा एक्स्ट्रा 15,000 और आया एक्सपेंस पे करने की वजह से। सो टोटल गुडविल का अमाउंट आ गया 2,91,000। इसको भी लिख दे जरा हम, $2,91,000। तो टेंजिबल असेट का वैल्यू 9,97,000 हो गया और इनटेंजिबल असेट का अमाउंट 2,91,000 हो गया। अदर करंट असेट्स में इनकम टैक्स रिफंड का क्लेम आएगा जिसका अमाउंट है 6,000। इसका नोट आप अपने आप शो कर दीजिए, मैं शो नहीं कर रहा हूं। अदर करंट असेट्स का नोट अपने आप से बना दो। अदर करंट असेट में आएगा इनकम टैक्स रिफंड क्लेम। अदर करंट असेट में आपको शो करना है इनकम टैक्स रिफंड क्लेम विद अ वैल्यू ऑफ 6,000 and at the last you have to show cash and cash equivalents। लास्ट में हमें शो करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जिसमें आपका कैश बैलेंस आएगा और बैंक बैलेंस आएगा और यहाँ पे हमें कुछ एडजस्टमेंट भी करना है। हमने एक्सपेंसेस का पेमेंट किया था 15,000 का, सो 2,16,000 प्लस 50,000 प्लस 70,000, टोटल कैश एंड बैंक का बैलेंस है 3,36,000। इसमें से हम माइनस कर देंगे 15,000 का पेमेंट जो एक्सपेंस के लिए किया गया है, और इससे हमको मालूम चलेगा कि जो हमारा बैंक बैलेंस आएगा दैट विल बी फाइनली 3,21,000। ये भी आपको अपने आप शो कर देना है नोट बनाकर। नोट नंबर 8 अपने आप बनाकर आप शो करें। कैश बैलेंस लिखेंगे, बैंक बैलेंस लिखेंगे। कैश बैलेंस है 70,000, बैंक बैलेंस है 2,16,000 प्लस 50,000 माइनस 15,000 फॉर द पेमेंट डन फॉर द एक्सपेंसेस। तो टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आएंगे 3,21,000। एंड आप चेक करें कि जो हमारा बैलेंस शीट है वो मैच होता या नहीं होता। Total of the balance sheet is again 21,07,000. 21,07,000. आप देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन आसान होता है, यहाँ पे बहुत टफ नहीं होता। बस क्वेश्चन की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट। सोचो अगर बैलेंस शीट बनाने को ना दें तो आपको इतना समय नहीं लगेगा। यहाँ पे जो मेन समय लगता है वो बैलेंस शीट की प्रिपरेशन का ही होता है। हाँ जी, हो गया सबका। अब मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22। मैं इसको रीड नहीं करूंगा यहाँ पे, जब आप पढ़ेंगे तो आपको अपना आप समझ में आएगा कि हमने बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है क्लास वर्क के दौरान। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में अपने आप से ट्राई करके लेकर आना है, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर डिस्कस करेंगे एंड कुछ और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय बाय।